अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क में आम इंतखाबात को लेकर हैजानी कैफियत बरकरार है और इलेक्शन के इनेकाद से कबल इलेक्शन की तारीख के ऐलान के इख्तियार को लेकर एक और मुद्दा खड़ा हो गया और इस हवाले से सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आमने सामने आ गए हैं। इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार किसके पास है, इस हवाले से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सदर अपनी और इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के मुताबिक आइन की तशरीह कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब देते हुए यह मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन को हासिल है, जबकि सदर के पास आइन के आर्टिकल 48 के तहत जो इख्तियार है वो आइन के आर्टिकल 58 की शिक 2 से मशरूत है। सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए खत का जवाब देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली की तहलील आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर की है। यहां यह बात काबिल जिक्र है 26 जून 2023 को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम हो चुकी है। इससे पहले मुतल्लिका सेक्शन के तहत इंतखाबी तारीख के ऐलान से कबल सदर मुमलिकत की इलेक्शन कमीशन से मशावरत लाजमी थी, लेकिन सेक्शन 57(1) में तरमीम के बाद आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन को हासिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने खत में आइन में सदर मुमलिकत को हासिल इख्तियार का हवाला देते हुए लिखा कि अगर सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत असेंबली तहलील की होती तो आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते थे, मगर कौमी असेंबली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम के मशवरे के बाद या अपनी मियाद मुकम्मल करके तहलील हो तो आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ही हासिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों से मुतालिक उठने वाले सवालात का जवाब देते हुए लिखा कि इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां बुनियादी कानूनी नुक्ता है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार और सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई हल्का बंदियां करवाने का फैसला हो चुका है। इन वजूहात की बिना पर इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुलाकात फायदेमंद नहीं होगी। आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असेंबली की तहलील की सूरत में इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है, इस नुक्ते पर सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने वजारत कानून की राय मांगते हुए सेक्रेटरी वजारत कानून को खत अरसाल कर दिया है। खत में वजारत कानून को हिदायत दी गई है कि इलेक्शन कमीशन की तारीख देने के मौक़िफ़ पर ऐवान सदर को कानूनी तौर पर आगाह किया जाए। यहाँ एक जानिब मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के इख्तियार के हवाले से मसला पैदा हो गया है, वहीं दूसरा अहम मसला आईन पाकिस्तान के तहत कबल अज़ वक्त असेंबली की तहलील की सूरत में 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का है, जो कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के 5 अगस्त के बाद न सिर्फ नामुमकिन दिखाई दे रहा है बल्कि इस फैसले के बाद एक आईनी बहरान के जन्म लेने का खदशा भी पैदा हो गया है। खुद मुश्तरका मफादात काउंसिल के इस फैसले की कानूनी और आईनी हैसियत पर सवाल उठ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस आईनी दरख्वास्त में न सिर्फ मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले पर कानूनी सवालात उठाए गए हैं बल्कि निगरां हुकूमतों की आईनी मयाद से तजावुज़ से मुताल्लिक भी अहम सवालात उठाए गए हैं। दायर दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्या मुश्तरका मफादात काउंसिल का 5 अगस्त 2023 को होने वाला इजलास आईनी था? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़राए आला इस इजलास में शिरकत के आईनी तौर पर मिजाज थे? क्या एपेलेट फोरम की गैर मौजूदगी में CCI का इजलास मुनक्किद किया जा सकता था? क्या सूबे की निगरां हुकूमत की मियाद 90 दिन से जायद हो सकती है? क्या निगरां हुकूमत की मियाद में तोसी के लिए इस अदालत से रुजू नहीं करना चाहिए था? क्या सूबे की निगरां हुकूमत को मरदमशुमारी पर फैसले का आईनी इख्तियार हासिल है? क्या किसी सियासी वाबस्तगी रखने वाले शख्स को निगरां काबीना का हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या सदर मुमलिकत को हासिल आइन में इख्तियार को बिना आईनी तरमीम वापस लिया जा सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी करके आम इंतखाबात को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का मजाज है? इन आईनी का और कानूनी सवालात के साथ साथ दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के 5 अगस्त को होने वाले इजलास को गैर कानूनी करार देते हुए नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियां करवाने का फैसला 90 दिन में इंतखाबात की सूरत में वजूद में आने वाली नई हुकूमत के सुपुर्द किया जाए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर में 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात करवाने के हुक्म के साथ साथ तमाम हुकूमती इदारों को इलेक्शन कमीशन की मावनत का हुक्म भी सादर किया जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का तस्करा आज लाहौर हाई कोर्ट में भी हुआ। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि जब नई मरदमशुमारी का अमल जून में मुकम्मल हो गया था तो उसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया। इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी अदालत की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए। लाहौर हाईकोर्ट का कहना है
के इंतखाबात तो 90 रोज में ही करवाने होंगे। इलेक्शन कमीशन चाहे तो 90 रोज में आईनी मुद्दत में तमाम इंतजाम कर सकता है। अदालत का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत रखनी चाहिए। इंतखाबात अचानक से नहीं आ गए हैं, सबको पता था असेंबलियां तहलील हो रही हैं। 90 दिन में इंतखाबात के इनेकाद की शर्त पर पीटीआई ने अपनी सियासी जमातों के साथ बैठने का इंदिया भी दे दिया है। में जी 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन का हमने फैसला करना है, आइन में लिखा है कि करना है, तो बैठने में कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन की खातिर तारीख अगर हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, राइवल ज़रूर हैं लेकिन अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट यही है कि हम इलेक्शन कराएं। दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन तोशाखाना केस में रिलीफ और रिलीज के मुंतजिर हैं। आज तोशाखाना केस में सजा मौतली और रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील लतीफ कोसा को मुखातिब करते हुए कहना था कि मातहत अदलिया से गलती हुई है लेकिन उनको एतमाद देने की जरूरत है। वकील लतीफ कोसा का कहना था कि सजा मौतली की 3 वजूहात हैं। पहली, सजा कलील मुद्दत की है। दूसरा, केस के अदालती इख्तियार का मामला है। तीसरा, सेशन अदालत बराए रास्त इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत का इख्तियार नहीं रखती। सबसे पहले अदालती दायरा इख्तियार का तयन होना जरूरी था। वकील लतीफ कोसा का दलाइल जारी रखते हुए कहना था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट ने दायरा इख्तियार वाले मामले पर तीसरी बार भी फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना। ट्रायल कोर्ट के जज का यह कंडक्ट क्या ठीक है? इस बात का तयन हाई कोर्ट ने करना है। अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गवाहान को ना सुना गया हो। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हतमी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने गवाहान को ना सुनने की क्या वजूहात दी हैं, जिस पर वकील लतीफ कोसा ने अदालत को आगाह किया कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से कोई वजूहात नहीं बताई गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने दिफा में पेश किए जाने वाले गवाहान को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लका कहा। लतीफ कोसा ने अदालत को बताया ट्रायल कोर्ट ने गवाहान के गैर मुतल्लका होने की वजह भी नहीं तहरीर की। हक दिफा खत्म करने की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर हो चुकी थी। वकील लतीफ कोसा ने अदालत से शिकवा करते हुए कहा कि माजरत के साथ, लेकिन आप ने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से नहीं रोका। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका था तो फिर भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। लतीफ कोसा ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए अदालत से चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और रिहाई की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को मुखातिब करते हुए कहा कि उनके 3 सवालात हैं, एक मजिस्ट्रेट के हवाले से, एक दौरानिया के हवाले से और तीसरा अथॉरिटी के हवाले से। वकील अमजद परवेज का कहना था कि एक और सवाल उनका यह भी है कि उनको आखिरी दिन सुना ही नहीं गया, जिसके बायस उनका हक दिफा खत्म हो गया। दौरान समाअत वकील अमजद परवेज ने चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। वकील अमजद परवेज का कहना था कि उन्होंने दरख्वास्त में रियासत को फरीक ही नहीं बनाया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि रियासत को फरीक बनाने की क्या जरूरत है। वकील अमजद परवेज का कहना था कि सजा याफ्ता शख्स अब रियासत की कैद में है, इसलिए रियासत को फरीक बनाना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर आपकी बात मानकर रियासत को नोटिस जारी कर भी दें तो रियासत आकर क्या कर लेगी? कम दौरानिया की सजा में बिना नोटिस भी सजा मुअत्तल हो जाती है। चीफ जस्टिस ने वकील अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि आपको दलाइल देने में मजीद कितना वक्त लगेगा, जिस पर वकील अमजद परवेज का कहना था कि 2 से 3 घंटे मजीद दरकार होंगे। अदालत ने वकील अमजद परवेज को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, जहां एक तरफ मुल्क के आईनी और कानूनी मामलात के ये हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे मुल्क के हुक्मरान तबके की आप बेहसी का आलम ये देखें कि शहरियों के मुल्क के हालात से परेशान होने के बायस दूसरे ममालिक नकल मकानी के लिए कोई बड़ी बात नहीं समझी जा रही। किसी से मैं पूछूं, कहते हैं जी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या हो गया अगर मुल्क लोग छोड़ के जा रहे हैं? ये पहले वजीर आजम नहीं जिनको शहरियों के वतन छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। इससे कबल एक और वजीर आजम भी ऐसे रहे हैं जिनके भी हूबहू यही कुछ ख्यालात थे, बल्कि वो तो कहते थे कि पाकिस्तानी वतन छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। A third of Pakistanis want to leave the country. And why don't they leave then? Who is stopping them? हमारी बदकिस्मती का आलम आप ये देखें कि हमारे ऊपर हुक्मरानी करने वाली ये अशराफिया हमारी तब तक मसीहा होती है जब तक हमारे सरों पर राज करती रहती है। एक बार इक़्तिदार मिल गया तो फिर तू कौन मैं कौन। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से जब पाकिस्तान के हालात से मुतालिक सवाल पूछा गया, उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मैं इस वक्त बाहर लंदन आया हूँ, तो वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है।
और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अहमद साहब, हारून साहब। अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे सर। ये जो सदर साहब ने आज वजारत कानून से राय तलब की है इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ पर, आज इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जानिब से भी खत का जवाब दिया गया सदर साहब के, और उन्होंने कहा ये 57 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, चूंकि उसमें तरमीम हो चुकी है, लिहाजा ये इख्तियार इलेक्शन की अनाउंसमेंट का, इसके ऐलान का, इसकी तारीख के, वो इलेक्शन कमीशन के पास है। जो सदर साहब ने वजारत कानून से राय तलब की है सर इसी मौक़िफ़ पे कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, आपको नहीं लगता कि ये खत लिखने से पहले सदर साहब को ये राय तलब कर लेनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये बड़ी क्लियर सिचुएशन है। वैसे तो वो उन्होंने राय तलब कर ली है उनसे वजारत कानून से, लेकिन जहाँ पे आइन और कोई आइन की शिक्स और उसके मुकाबले में कोई हो लेजिस्लेशन, कोई लॉ की, तो उस वक्त कानून जो है वो उस ओवरराइड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को। और यहाँ पे आर्टिकल 48 का सब आर्टिकल 5 इज सो क्लियर कि उसमें लिखा हुआ है कि शुरू होता है आर्टिकल 48 भी कि आफ्टर द एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व करेगा असेंबली को, और डिसॉल्व करने के बाद वो इलेक्शन की डेट देगा जो कि इलेक्शन टू बी हेल्ड नॉट लेटर देन 90 डेज। और साथ ही साथ दूसरा काम क्या करेंगे कि वो ये बनाएंगे केयर टेकर कैबिनेट। ये बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये लिखा हुआ है, दिस रिफ्लेक्ट्स द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब बाई लेजिस्लेटिव एक्ट किसी इनेक्टमेंट के जरिए आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ना तो सबड्यू कर सकते हैं, ना क्लिप कर सकते हैं, ना ओवरराइड कर सकते हैं। ये तो सीधी कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। अगर कुछ करना था तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेते, अगर अमेंड कर लेते तो सब कुछ हो जाता। सर वो तो अभी तमाम चीजें अमेंड करने के साथ वो तो तमाम बातें जोड़ रहे हैं इस बात से कि इलेक्शन एक्ट 2017 की जो सेक्शन 57 है इसमें तरमीम हो चुकी है। हारून साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो अपने खत में मेंशन किया है कि अगर तो सदर साहब 58(2) के तहत अगर असेंबली तहलील करते तब तो उनके पास ये इख्तियार था कि वो अपॉइंट कर देते डेट, लेकिन चूंकि ये 58(1) के तहत हुई है, वजीर आजम की एडवाइस पर सदर साहब ने तहलील की है, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने खत में लिखा कि इलेक्शन कमीशन अंडरस्टैंड्स एंड बिलीव्स दैट पावर टू अपॉइंट अ डेट और डेट्स फॉर इलेक्शन रेस्ट एक्सक्लूसिवली विद द कमीशन। सर ये खुद और अंडरस्टैंड और उनके बिलीव के मुताबिक ये बात क्या वाकई में तय हो जाती है कि ये कमीशन के पास एक्सक्लूसिव इख्तियार है? वैसे तो देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिस तरह अहमद अवैस साहब ने फरमाया है, पोजीशन तो वही है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो तो 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, और उस 90 डेज के लिए मुशावरत होती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की। खत लिखा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ही है 48 के तहत कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में हो और प्रेसिडेंट जो है वो डेट अनाउंस करे। राइट, बट हारून साहब, ये आपको लगता है कि मामला कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है? क्योंकि अमेंडमेंट भी मेरे सामने इस वक्त अमेंडमेंट भी मौजूद है जो सेक्शन 57 है। आफ्टर अमेंडमेंट तरमीम के बाद वो ये कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अनाउंस द डेट और डेट्स। सर अनाउंसमेंट की हद तक तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डेट दैट मीन्स रेस्ट विद द प्रेसिडेंट। हेलो जी हारून साहब, जरा एक दफा फिर मुझे पहले आवाज नहीं आई। जी जी, मैं सेक्शन 57 का ही हवाला दे रही हूँ कि अमेंडमेंट तरमीम करके भी सर इसको जोड़ा गया है इस बात से कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अनाउंस द डेट और डेट्स एज द केस मे बी ऑफ द जनरल इलेक्शन। सो अनाउंसमेंट की हद तक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है तरमीम के बाद, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ द डेट दैट मीन्स के सदर पाकिस्तान को इख्तियार है। तो इख्तियार की भी बात अगर है लेकिन वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कहा है, जब तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रोसीजर वो होगा।
जी सो प्रोसीजर वही फॉलो होगा और चूंकि ये जी। अब ये एक्ट का भी हिस्सा और तरमीम के बाद भी जी अहमद साहब जी। अहमद साहब आपको लग रहा है कि इसको देखते हुए और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कह चुका है डीलिमिटेशन के लिए 90 दिन में तो इंतखाबात मुमकिन नहीं है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से कहा कि जो मर्दमशुमारी जिस तरह से उसको नोटिफाई किया गया 2 माह जून में ऑलरेडी हो चुकी थी और 2 माह इसमें ताखीर देखी गई। आपको लग रहा है कि 90 डेज में इलेक्शंस को यकीनी बनाया जाएगा? बनाना चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है और ये मिसचिवियस एक्ट है ये, इसको डिले करना और ये सहारे लेना इस किस्म के। मैं आपको ज़रा सा ये पीछे ले चलता हूँ। अप्रैल 2022 में जब ये चैलेंज हुआ था इमरान खान की, आपको याद होगा जब वो उनकी हुकूमत को चैलेंज किया था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बेस के ऊपर, और वो जो कुछ हुआ था और फिर वो बेंच बना। लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और पूछा कि आप कब तक इलेक्शन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने ये डीलिमिनेशन वगैरह ये सारा काम करने हैं, हमें हमें 5 से 7 माह चाहिए। अब 5 से 7 महीने की जगह पे आप देखिए कितना अरसा गुजर गया। इसका मतलब है कि ये उस वक्त उन्होंने ये इतराज़ लिया, लेकिन जब इलेक्शन के ऊपर मैटर आया, जब सूबाई असम्बलियों की डिसॉल्व हुई थी, तो इन्होंने वहाँ पे कह दिया कि जी वो हमारे पास फंड ही कोई नहीं है इलेक्शन के लिए। और उधर से फ़ौज की तरफ से ये आ गया कि जी इंडिया का ख़तरा है, हम फ़ौज भेज नहीं सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये लेम एक्सक्यूज़ बनाए जा रहे हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए। और अब भी ये बुनियादी तौर के ऊपर ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुडविंग करना ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। राइट, आपने कहा डिलेइंग टैक्टिक्स है। हारून साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी एक बड़ा ही क्लियर एक मौक़िफ़ सामने आया था हफ्ते कबल भी, जिसमें आपकी जानिब से, आपकी बार काउंसिल की जानिब से एक कंडेमनेशन, मतलब इस चीज़ पे सामने आई, एक बड़ी स्ट्रांगली कंडेम किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह डीलिमिटेशन के प्रोग्राम को स्केड्यूल जब जारी किया था और कहा था कि जी 14 दिसंबर तक ये पूरा चला जाएगा, जो कि 90 दिन से तजावुज करते हुए मामला नजर आ रहा है। और सर पूछना मैं ये चाहूंगी कि कंडेमनेशन जो मजम्मत की गई थी इलेक्शन कमीशन की इस मूव की, ये क्या सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक थी या प्रैक्टिकली भी कोई मूव नजर आएगी? क्योंकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया था वो जो मर्दमशुमारी की मंजूरी का भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो फैसला था। देखिए ना, हमने तो इसीलिए प्रेस रिलीज इशू की थी कि 90 डेज, जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन हो तो 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। तो सिर्फ प्रेस रिलीज के हद तक नहीं है, हम उस पर कायम है। बाकी जो है वो पहले जो इलेक्शन डिले हुए उसमें तो जो रीजन बताई गई थी वो ये थी कि जो असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी वो इंटेंशनली यानी कि सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई थी, डिसॉल्व की गई थी। और उस डिसोल्यूशन के बाद असेंबलियां जो है उनमें कोई यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो असेंबलियां एक शख्स के कहने पर डिसॉल्व कर दी गई थी और वो फिर हालात ऐसे थे कि ना फाइनेंस ने उसकी ओपिनियन दी कि हम कर सकते हैं, फाइनेंस फंड इशू कर सकते हैं, ना सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हल हो सकते थे, और इस वजह से वो डिले हुआ था। और हमारी उस वक्त यही मकसद था कि इलेक्शन सारे इकट्ठे हो। अब चूंकि इलेक्शन सारी असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी हैं, अब 90 डेज में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होने चाहिए। 90 डेज पे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस का इनकाद यकीनी बनाना चाहिए। अहमद अवैस साहब, अब मैं दूसरे मौजू की तरफ आऊंगी और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कन्विक्शन की मुअत्तली का मामला है पीटीआई चेयरमैन की। आपको क्यों लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मामला डिले किया जा रहा है? मैं नहीं समझता कि आज आर्ग्यूमेंट शुरू हुई हैं, बाद वक़्त आर्ग्यूमेंट लंबी भी हो जाती हैं। अगरचे जो इशू है वो बिल्कुल छोटा है, क्योंकि ये इशू जो है ये पूरी अपील डिसाइड नहीं होनी इसके अंदर। यहाँ पे तो सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर बात हो रही है, जो एक साथ एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 426 ऑफ द CRPC, और वो होता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील ये सेंटेंस जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाए।
और वो उसके लिए वो मटेरियल जो है वो बेतहाशा मौजूद है, जिसकी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने दी, क्योंकि इतनी ग्लेरिंग इरेगुलरिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया गया है ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट जज कि उसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो है वो उन्होंने इतने डिटेल आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल कोर्ट ने अपनी विजडम के मुताबिक उसको आज सारा दिन सुना है और उम्मीद है कि कल ये मुकम्मल हो जाएगा और वो शायद इस पे फैसला आ जाए। राइट, बट हारून साहब आपकी तरफ चूंकि पाकिस्तान बार काउंसिल का ये जो मौक़िफ़ आज सामने आया है कि और कहा गया कि एक सियासी जमात के जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया है। ये तो सियासी जमात तो ऑब्वियसली सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स भी करेंगे, एक उनकी पोजीशन होगी एक स्टेटेड, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल का अपना व्यू क्या है इस मामले पे? आपको लगता है कि गुज़िश्ता रोज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस मेन अपील्स पर असरअंदाज हो सकते हैं? डेफिनेटली एक एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है। अगर चीफ जस्टिस साहब ये ताकत देंगे या अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे कि ये सजा गलत हुई है, तो सजा गलत होने का मतलब बरी होना होता है। अगर इनके पास ये मामला होता तो फिर ये एविडेंस पढ़ते और ये डिटरमिन करते कि एविडेंस इनक्रिमिनेटिंग है या नहीं है, तो फिर तो चीफ साहब कर सकते थे। लेकिन एक मामला हाई कोर्ट में चैलेंज है और वह जो पीटीआई के वकला है वो भी बहस जो है वो मेन अपील पे कर रहे हैं, वो इंटरम बेल ग्रांट पे तो करते ही नहीं है। 426 सीआरपीसी के तहत जो उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है मेनली उसी पे आर्गू होना चाहिए। और सेकेंडली कि जब एक कोर्ट पे आप एतराज करते हैं कि एक तरफ तो आप उधर वहां पे बहस कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं जी ये जजेस हमें पसंद नहीं है, और तो फिर डिले किसकी वजह आपने जो बात की मैं अहमद साहब का इसमें जरूर मैं जी स्ट्रेट अवे जाके जी बेल के लिए बहस करें। राइट, अहमद साहब ये जो हारून साहब भी कह रहे हैं, क्यों ऐसा तासुर पैदा हो रहा है कि पीटीआई के वकला की जानिब से एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी के तहत इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात ये होता है कि जब टेम्पररी रिलीफ के लिए बहस किया जाता है ना, तो उसमें प्राइमा फशाई केस को उसकी डिटेल्स बताई जाती हैं कि जिससे ये जज के जहन में ये बात डाली जाए कि ये इतनी इरेगुलरिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इसके अंदर हुए हैं कि किसी सूरत ये फैसला जो है ये फाइनल जब आर्गूमेंट्स होंगी तो सस्टेनेबल नहीं होगा, और यही बुनियाद बनाई जाती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए। तो इसलिए बहरहाल ये मैटर इतना लंबा है नहीं, बहरहाल ये बट अहमद साहब एक किसी वजह से आखिरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आज वफाकी हुकूमत से चेयरमैन पीटीआई की जेल में जिस तरह की उनकी कंडीशंस है उससे मुतालिक भी आज रिपोर्ट तलब की गई है वफाकी हुकूमत से, ये किस कानून के तहत की गई है? ये तो जेल मैनुअल के मुताबिक भी जो उसमें जब कोई जाता है कोई एक्यूज वहाँ पे और अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं और या जिनको कन्विक्शन हो चुकी होती है, तो उस सूरत में ये उनकी ये डिटेल्स तो पूछी जाती रहती हैं। ये तो होता रहता है कि कोई जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक वो तमाम मामलात जो हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि उसमें भी ह्यूमन राइट्स जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, जो कि जिस तरीके से यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता। ये सारी बातें जो हैं ये रेलेवेंट है उस लिहाज से। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हारून साहब, बहुत शुक्रिया अहमद नवेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। हारून रशीद साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और अहमद नवेद साहब साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़ी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम मशकूर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शहादत अवान साहब, सीनियर रहनुमा हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो सर। सर सबसे पहले तो आज आपने जिस तरह से देखा ये कुछ दिनों से ही एक मुअम्मा बन के रह गया है, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने गुज़िश्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया, उन्होंने मदऊ किया था उनको कल या आज वो मुलाकात करें ताकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जा सके। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बजरिया खत उनके खत का जवाब दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में
तरमीम से पहले तो सदर साहब के पास इख्तियार था, लेकिन तरमीम के बाद ये इख्तियार अब कमीशन को मिल गया है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। सर, ये मुअम्मा कैसे हल होगा? और आपके ख्याल में सबसे पहले तो ये जरा क्लियर कर दीजिए कि तारीख देनी किसने? देखें, बात ये है कि जब असेंबली डिसॉल्व होती है ना, एक सिलसिला ऐसा था कि ये 2010 से पहले, जबकि 18th अमेंडमेंट से पहले 58(2)B जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में थी और असेंबली के डिसॉल्व करने के लिए। याद होगा गुलाम इसहाक खान ने कौन सी असेंबलियां डिसॉल्व की और बहुत से लोगों ने क्या किया। तो लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने बीइंग प्रेसिडेंट वो अपने इख्तियारात जो है ना पार्लियामान को वो सरेंडर कर लिए। 2010 में 58(2)B जो है वो आईन पाकिस्तान में से निकाल दी गई। अब असेंबली को डिसॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 48 जो है विद इन ब्रैकेट 5 जो है उसके अंदर शिक के अंदर डाल दिया गया कि क्या तरीका कार होगा। तो उसमें असेंबली डेफिनेटली वैसे ही डिसॉल्व होगी कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा और प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व करेगा। आप देखें, जब आईन में तरमीम हुई तो आगे चल के आप अगर उसको देखते हैं कि किस तरीके से असेंबली के डिसॉल्व करने के बाद इलेक्शन का टाइम जो है, टाइम फ्रेम देने का जो तरीकाकार है वो आईन के अंदर जो दिया गया है कि प्रेसिडेंट जब असेंबली डिसॉल्व करेगा तो वो जो है 90 डेज के अंदर अंदर उसमें लिखा है कि अपॉइंट करेगा टाइम जो है इलेक्शन का। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि जिस तरीके से लोग जो है बहुत दफा ताबीर तशरीह हर एक की अपनी अपनी होती है और प्रेसिडेंट साहब ने तो आज लास्ट सेक्रेटरी साहब से भी एडवाइस मांग लिया है। ईवान सदर में एक जो है रिटायर्ड जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इतना बड़ा रुतबा है तो वो उन्होंने जो कुछ भी आईने पाकिस्तान बाज दफा तो खैर वो जो कि डॉक्टर साहब नहीं देखते हैं, जिस तरीके से पिछले दोनों उन्होंने बिल्स भेजने के लिए आईने पाकिस्तान को नहीं देखा कि उनकी जिम्मेदारी क्या। लेकिन इसके मुताबिक मैं ये कहूंगा कि असेंबली डिसॉल्व जैसे ही प्रेसिडेंट साहब करते हैं तो उनको टाइम जो है 90 डेज का टाइम उनको अपॉइंट करने का है। बाकी रह गया ये जरूर है कि जितने एक्ट कवानीन बनते हैं वो जो है आईने पाकिस्तान से मैं समझता हूँ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी ताबीर तशरीह उन डेट्स की हम 57 की मेरे हिसाब से वो शेड्यूल की बातें होती हैं। शेड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इलेक्शन की डेट जो है इसी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है और इलेक्शन को विद इन 90 डे भी होने का है। तो सर अगर इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट साहब, तो फिर प्रेसिडेंट साहब का मौकिफ तो फिर दुरुस्त ही हुआ। ऐलान यहाँ पर अमेंडमेंट भी सेक्शन 57 की जो नजर आ रही है उसमें अमेंडमेंट के बाद भी यही कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अनाउंस द डेट और डेट्स। तो ये मशावरत होगी और अपॉइंटमेंट ऑफ द डेट बहरहाल वो दैट रेस्ट विद द प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है वो तो बड़ा सादा अल्फाज में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो डेट जो है प्रेसिडेंट देगा। बिल्कुल, ये इस बात में तो कोई दूसरी दो राय नहीं हो सकती। तो सर इसमें आपको लगता है कि कोई इंटेंट भी हो सकती है कि जबरदस्ती मामला उलझाया जा रहा है, ऑल्दो कि बड़ा सादा सा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आज जो उन्होंने अपने खत में जब ये हवाला दिया उन्होंने कहा कि इफ द असेंबली इज रिजॉल्व ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय फ्लेक्स ऑफ टाइम as provided in Article 58(1) of the Constitution, then the Commission understands and believes that power to appoint a date or dates for election rests exclusively with the Commission. तो यानी ये बात दुरुस्त नहीं हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की। अब बात ये है कि मैंने तो कहा कि मैंने वो लेटर देखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो लेटर है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल मैं कहूँ कि वो भी प्रेसिडेंट का अदारा भी एक हमारे लिए मोतबर अदारा है और इलेक्शन कमीशन का अदारा भी हमारे लिए एक मोतबर है। हर एक आदमी की दो वकील भी आमने सामने खड़े होते हैं, उनकी राय भी अलग होती है, इंटरप्रिटेशन की बात होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मसला पहले भी इलेक्शन के मसले मसाइल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि एक इलेक्शन 4 अप्रैल का जो फैसला था और 14 मई को इलेक्शन होने थे, इलेक्शन कमीशन रिव्यू में गया, वो भी स्टिल पेंडिंग है। अब उसके बाद मैंने आज देख रहा था कि आज किसी ने और एक पिटीशन दाखिल कर दी है सर, और उसमें बड़े अहम सवाल मैं उसमें भी लिमिटेशन का मसला इशू जो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन बात ये है कि मतलब सादा सी बात ये है कि इलेक्शन पार्लियामेंट डिसॉल्व होने के 90 डेज अंदर होने के हैं। बिल्कुल, लेकिन आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या हर वक्त और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी
वो तो इलेक्शन का इनेकाद है जिसके लिए उनको हर वक्त तैयार तो बहरहाल रहना चाहिए। 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात नहीं हुए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और 4 माह से जायद जो है वो डिलिमिटेशन का अगर प्रोसेस में लग जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी आपको ये याद होगा कि जो डिलिमिटेशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ जो पिटिशन गई है उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात इलेक्शन जो है वो होना आईनी जरूरत है, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने 6 सितंबर को तलब कर लिया। और साथ साथ एक जो नुक्ता सेनेटर साहब जो उठाया गया उसमें पीपल्स पार्टी का भी मैं मौकिफ आपसे जरूर जानूंगी। लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि जून में जब मर्दमशुमारी हो गई थी तो फिर 2 माह इसकी मंजूरी के लिए ताखीर क्यों की गई, 2 माह में क्यों नहीं हुई? मैं मैडम सबसे पहले तो ये बात आपको याद कराऊं कि ये वही इलेक्शन कमीशन है और वही इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दिन खड़े होकर कहा था कि हम हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आपको याद है ये बात? बिल्कुल। तो बात ये है कि आज कौन सी अचंभे की बात हो गई है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब का, इलेक्शन कमीशन को तो किसी वक्त भी तैयार रहना चाहिए हर वक्त इलेक्शन के लिए। बाकी जहां तक डिलिमिटेशन की बात है, मैं एक छोटी सी सादा बात जो मैं नहीं समझ सकता कि डिलिमिटेशन अगर होगी, बात ये है कि ये यकीनी तौर पे जो भी सेंसेस है उसके बाद डिलिमिटेशन होना लाजिम है। लेकिन आपको 2018 का इलेक्शन याद होगा, 2017 की सेंसेस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस थी, लेकिन उसके बाद कंडीशनल जो है ना उसको प्रोविजनल जो है एक्सेप्ट किया गया। 2018 के इलेक्शन भी उस पर हुई है और उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, उसमें ये भी कहा गया कि अगर कोई बाय इलेक्शन भी होगा तो 2017 की जो मर्दमशुमारी है उसके ऊपर होगा। उसके बाद ये हुआ कि पीटीआई की गवर्नमेंट 3 साल 7 माह 22 दिन रही, लेकिन उन्होंने जो एक ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ था दोनों पार्लिमान के सामने कि ये डिजिटल सेंसस होगा, उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। फिर 2021 में अब देखें कि जो उनकी CCIU उसमें उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर काम शुरू किया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने माजरत कर ली, हमारे पास फंड नहीं है। फिर 2022 में मार्च में जो CCIU उसमें उन्होंने कहा कि 18 माह के अंदर अंदर जो है ये हल्का बंदियां हो जाएंगी। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये मैं दोबारा ये कहने जा रहा हूं कि 90 दिन जो है आईनी तकाजा है, जबकि बाकी जितनी लेजिस्लेशन हैं वो सारे के सारी वो मातहत लेजिस्लेशन है, वो कवानीन है, आइन हमेशा सुप्रीम रहता है। तो दूसरी बात ये है कि जब सेंसस हो जाता है तो उसके बाद जो है हल्का बंदियां होती हैं पूरे मुल्क में, ताकि सीट्स जो है नेशनल की सूबाई की जो हैं वो तकसीम की जा सके। आप देखें वो आर्टिकल 51 में जो सीट्स दी गई हैं, आप उनको तो इस वक्त आबादी के हिसाब से आबादी तो आपकी 2 करोड़ 2.25 करोड़ बढ़ चुकी है, तो सीट्स तो आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपके पास पार्लियामान तो है नहीं, तो आप वो अमेंडमेंट करके वो तो कर नहीं सकते। सीट्स तो उतनी ही आपकी रहनी है। अगर मेरे सूबे सिंध में अगर आबादी बढ़ भी गई है तो मेरी सीट्स जो है वो उतनी ही है जो कि आईने पाकिस्तान में लिखी हुई है। पंजाब में जितनी है वो तमाम के तमाम वो वाली सीट्स रखी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सूबे की कम होंगी दूसरी सूबे की ज्यादा होंगी। सेनेटर साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये डिलिमिटेशन जो है इसकी वजह से जो है इलेक्शन कमीशन इससे क्या हासिल करेगा? ये बात ये है कि अगर है भी सी तो उसका बड़ा आसान तरीका था कि जो आपने सपोज मैं यहाँ साउथ में बैठा हूँ DHA के इलाके में, मेरा जो हल्का है इसकी आबादी पहले 5 लाख थी, 5.25 भी लाख हो गई है, तो हदबंदी आपने की हुई उसके अंदर उसको रहना चाहिए। या तो आप एट द मोस्ट ये कह सकते हैं कि सूबे के अंदर जो वोट हैं उनको उनकी सीटों के ऊपर तकसीम कर लें, नेशनल असेंबली के ऊपर तकसीम करके। तो ये तो कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है जिसको आप वो इतना कर लेंगे, इतना टाइम फ्रेम लेंगे, क्योंकि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है ना वो 120 डेज का जरूर है, लेकिन ये वो टाइम नहीं है कि इस वक्त आप जो है इस बात में उलझ। सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेटर साहब ये आइडिया नहीं था कि इसके बाद एक डीलिमिटेशन का भी एक प्रोसेस होगा जिसके लिए मामलात तवालत का शिकार हो सकते हैं? जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप लोग वोट कर रहे थे इन फेवर, तो फिर क्या आइडिया नहीं था इस बात का? देखें, मैं आपको बात बताऊं, ये वाहिद सिंध है कि जिसने हर वक्त जो है हमने ये बात की कि इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं कहा गया कि ये डिलिमिटेशन जो है ये जो जिस इलेक्शन में हम 3 दिन बाद जा रहे थे उसके प्रोसेस के अंदर ये इशू होगा। वो आप देख लें कि जो CCI है उसके मिनट्स को देख लें कि उसके अंदर ये बात कभी भी नहीं रखी गई कि आने वाला इलेक्शन जो है या 4 दिन बाद जो भी असेंबली तहलील होगी या उसके या
आगे डिलिमिटेशन होंगी, वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था उसको होने का। अभी भी मैं कहूं कि डिलिमिटेशन जो है सेंसस के बाद लाजमी है, आईनी तकाजा है, उसको होने का है। सर, लेकिन आपने... जब वो हो जाएगा तो उसके बाद सीट्स कौन बढ़ाएगा? राइट, देखिए ना, सीसीआई सीट्स तो ऊपर नीचे नहीं कर सकती हैं। सेनेटर साहब, ये जो पिटिशन का बीच में आपने भी किया जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, यही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले को लेकर, उसमें बड़े पर्टिनेंट सवालात रेस किए गए हैं पिटिशनर की तरफ से दरख्वास्त गुजार ने, जहां पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से कहा कि जी क्या वो जस्टिफाइड थे कि उन्होंने कन्वीन किए ये इजलास 5 अगस्त 2023 को। साथ साथ ये भी कहा कि जो 2 केयर टेकर सीएम्स थे, निगरां वज़राए आला, उनकी शिरकत भी क्या जस्टिफाइड थी इस मीटिंग में, इस इजलास में। और एक और सवाल बड़ा अहम वो ये था कि मंजूरी जो सेंसस की दी गई, जैसे ही मतलब नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन से फौरी थोड़े दिनों पहले, क्या ये भी जस्टिफाइड थी आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि आईन में जो है इलेक्टेड और जो केयर टेकर है, इस हवाले से लिमिटेशन या अदरवाइज सीसीआई के हवाले से वहां पे नहीं लिखा हुआ कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स एंड फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर। बात यह है कि वहां पे अगर आप इस बातों को इसके ऊपर लेके चलेंगे तो ये इश्यूज कोर्ट कचहरी में तो चलती रहेंगे, लेकिन बात क्या है कि जो इलेक्शन मुल्क की जरूरत है, क्या इन छोटी बातों के ऊपर आप जो डेमोक्रेसी की को जो है पटरी से डिरेल कर देंगे? तो ये पिटिशन किसी की लगा देना, बात देखिए वो पिटिशन भी लगी हुई है जो कहते हैं जी कि इलेक्शन इन टाइम होना चाहिए। भाई कोर्ट कचहरी को कहने की क्या जरूरत है? सर, ये बात तो ये नुक्ता तो उठाया जा रहा है कि जो केयर टेकर वज़राए आला हैं उन्होंने इस इजलास में कैसे शिरकत की, और इस पे तो इनके तो फैसले, ये तो सीसीआई के फैसले के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है चैलेंज करने के लिए इस फैसले को, और एतराज उनका भी बुनियादी इसी तरह का है कि ये 2 जो वज़राए आला हैं केयर टेकर्स, वो कैसे शिरकत इसमें कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं था इस बात पे? बात इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो मेरे व्यू पॉइंट से एग्री कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन को स्टे कराने के लिए नहीं कहा, उन्होंने डिलिमिटेशन न कराने के लिए कहा है। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि इस स्टेज के ऊपर डिलिमिटेशन को बहाना बनाना, इलेक्शन को लिंगर ऑन करना या कोई और बहाना ढूंढने के मुतरादिफ है। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी का तो मेरे चेयरमैन का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि हमेशा, आपको पता है हम तो आईन के साथ खड़े होते हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम हर वक्त इलेक्शन के लिए जो है हर वक्त तैयार रहते हैं। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये सबसे पहला मुतालबा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि आईन के मुताबिक इलेक्शन विद इन 90 डेज होने चाहिए। बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आम इंतखाबात में बिला जवाज अगर ताखीर होगी उसको अवाम कबूल नहीं करेंगे, लेकिन इंश्योर कैसे करेंगे शहादत साहब? किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों? क्योंकि साबका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे उन्होंने जाते जाते भी कह दिया था कि बड़ों ने फैसला किया फरवरी 2024 में होंगे। सो इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन अब खुल्लम खुल्ला अगर वो कह रहा है कि जी 14 दिसंबर तक ये कंक्लूड होगा ये पूरा प्रोसेस, तो कौन इसको यकीनी बनाएगा? देखें, इसको यकीनी अवाम बनाएगी, अवाम अपना वो यूनानिमस जो मुतफ़क़ा तौर पे हमने आईन पास किया है उसकी पासदारी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका पैरा भी जो है वो अवाम देगी। और सियासी पार्टियों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर यकीनी तौर पे जो है वो खड़ी रहेगी। सर, आखिरी सवाल, जब 2 सूबों में इंतखाबात, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, आपका पर्सनली इवन एज अ पार्टी वर्कर आपका क्या उस पर तासुरात थे? देखें, मैं बताऊं, देखें वो जायज बात थी कि 2 सूबे जो हैं उनके इलेक्शन तो आप 2017 के सेंसस के ऊपर करवा दें। उस वक्त तक तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सेंसस जो है ये अगर 4 महीने भी लिए जाते या इस सूरत हाल होती तो इलेक्शन तो विद इन टाइम फ्रेम होने का था। और बाकी जो बलोचिस्तान और सिंध जो है जिसके साथ हमेशा हम कहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा बहुत जो है वो बड़े भाई जो है ज्यादती कर जाते हैं, तो हमारा इलेक्शन आप डिजिटल सेंसस पे करवाते तो मेरे ख्याल में उस वक्त तो जो असेंबली भी चूंकि मौजूद थी, सीट्स भी ऊपर नीचे हो सकती थी, तो मैं समझता हूं कि ये एतराज जो है बिल्कुल बजा तौर पे था। लेकिन आप कहती हैं, लेकिन अभी अगर आपसे पूछूं, सेनेटर साहब कथा कलामी की माफी, लेकिन अगर मुझे आप ये पूछने की इजाजत दीजिए कि अगर आपकी पार्टी का फिर
मौकफ ही याद दिलवाया जाए कि क्यों नहीं आपकी पार्टी ने एक पोजीशन ले ली। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर, पीपल्स पार्टी की एक बड़ी स्ट्रगल रही है इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रहे? 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने को यकीनी बनाना चाहिए था, इंश्योर करवाना चाहिए था पीपल्स पार्टी को। बात ये मैडम, ये जो साबका हुकूमत थी वो 11 पार्टियों की गवर्नमेंट थी, हम भी उसका हिस्सा थे, हम इत्तेहादी थे, लेकिन आप ये तो पता है ना कि अगर आज हमने 12-14 दिन के बाद ही बात कही, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन विद इन 90 डेज होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। अब बात ये है कि हमने तो कभी भी उससे जो है ना ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसकी वजह से आइन की वायलेशन हो या इलेक्शन आगे जाए। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी तो हर वक्त इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार भी है, खड़ी भी हुई है, और हमारी कोशिश भी, हम ये कहते हैं कि हम तो इंसिस्ट करेंगे इसके लिए, जद्दोजहद भी करेंगे। सर, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंसिस्ट करता है डिलिमिटेशन के लिए, तो आप इनके फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी जाएगी? देखें, मैं आपने एक आखिरी में लफ्ज ये कहना चाहता हूँ, बात ये आपने कहा ना इस पे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, मैंने कहा आवाम करवाएंगी। अदरवाइज आप ये देख लें कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अप्रैल को गलबन फैसला दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ सेनेटर साहब, तो आवाम कैसे करा लेंगे? महफूज वो जो है उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी रिव्यू के लिए गया हुआ है। तो मैं अगले दिन कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो नैब के हवाले से है कि ये फैसला मैं नहीं करके जाऊंगा तो मुझे कुछ महसूस होगा। तो मेरे ख्याल में ये है कि हमें भी तो ध्यान में रख, उस वक्त तो चले को और बात थी, और अब तो चारों असेंबलियों का इलेक्शन को यक वक्त हो सकते हैं। सर उम्मीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हो सकता है कि अगर आप बात ये है कि लोगों ने सिर्फ अदालतों का कहना मानना है और कभी नहीं मानना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला सर अलमिया ये है कि मुल्क में अदालतों के भी अहकामात को फॉलो नहीं किया गया, और 14 मई को आपने जो जिक्र किया, अगर इंतखाबात करवा दिए जाते तो क्या ही बात थी। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच आपके हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर शहादत अवान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, इस वक्त हमसे बात कहे थे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी शुरू दिन से चाहती थी कि 90 दिन के अंदर और आइन के मुताबिक जो है वो मामला चले, 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, और अभी भी आम इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी यही चाहती है। लेट्स सी जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जबकि कह चुका है कि 90 दिन में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, तो यही पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन नजर आती है और क्या ये वाकई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जाते हुए दिखाई देंगे? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब, और अतर काज़मी साहब से मुल्क में जो इस वक्त एक मामलात को कॉम्प्लिकेट बजाय इसके कि सुलझाया जाए, 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तरफ जाया जाए, मामलात को मजीद पेचीदा बनाने की तरफ जो है लग रहा है बज़ाहिर के कोई ना कोई स्ट्रैटेजी के तहत जाया जा रहा है। अतर काज़मी साहब से उनके व्यूज़ लेंगे, और फिर ये कि जो शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर या उनके हालात पे बात करना मुनासिब नहीं है, तो इस पर भी जरूर कमेंट लेंगे। अतर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अतर साहब, ये जो आज का भी जिस तरह की एक डेवलपमेंट थी, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो मुलाकात करने मांग रहे थे, लेकिन इन हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां पर एक तरफ अमरीकी सफीर से मुलाकात करने का उनके पास वक्त था, लेकिन सदर साहब से उन्होंने बजरिया खत ही उनका बात का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि ये 57 जो सेक्शन था इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। आपको लग रहा है ये जानबूझ के इंटेंशनली ये चीज़ों की तरफ इसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है? देखें, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सामने है, नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठते हैं, जिस तरह आपने भी क्वेश्चंस उठाए कि क्या ये जानबूझ के हो रहा है। मुझे तो नहीं पता कि जानबूझ के हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ गुज़िश्ता 16 माह के दौरान, देखें 2 सूबों के अंदर भी इंतखाबात नहीं हुए, वहां पे भी तारीख दी गई, फिर कहा गया कि ये शख्सियत तारीख नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकती, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। फिर एक इलेक्शन कमीशन ने खुद भी तारीख दी थी, आपको याद होगा, अक्टूबर के महीने की, पिछले साल पंजाब के इलेक्शंस की, इस साल के अक्टूबर की, कि जी अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, 14 मई को नहीं हो सकते, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब उस डेट का क्या बना? तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश इस तरह है कि चीजों को तूल दिया जाए, और उसमें जो बुनियादी किरदार अदा किया है अक्टूबर की, तो 8 तारीख की तो डेट आपने सही कहा, लेकिन गुज़िश्ता साल भी आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अदालत के सामने कहा था कि जी अक्टूबर, पिछले साल भी अक्टूबर नवंबर में करवाने को तैयार थे, 7 महीने के बाद में बिल्कुल करवाने को तैयार है जी, और हम इलेक्शंस करवा सकते हैं। ब्रेक से पहले सेनेटर शहादत अवान साहब हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का तो डे 1 से मौक़िफ़ तो बड़ा, 14 मई के भी फैसले का अदालत के उन्होंने हवाले बार बार दिए,
लेकिन उन्होंने कहा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि बर वक्त और 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा, मुझे इनका यू टर्न नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये अभी भी ऐसे ही खेल रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये इख्तियार जो भी देना था ये तो ये खुद दे के गए ना। जो मुश्तरका मफादात कौंसिल में हल्का बंदियों के हवाले से, सेंसस के हवाले से जो वोट किया, आपने वोट किया, मुराद अली शाह साहब ने वहां पे वोट किया, सब लोगों ने वोट किया, और आपको उसी वक्त कहा जा रहा था कि ये छोटी छोटी चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें लग रही हैं। वो कह रहे हैं 90 दिन में हम भी चाह रहे हैं ना, अगर सुप्रीम कोर्ट बाहर भी गया चैलेंज करने के लिए, हम भी चाह रहे हैं। लेकिन इस बहरानों से जहां पर आप देख रहे हैं महंगाई की बढ़ती हुई शरह, बिजली के बिल्स अब लोग जलाने पर आ चुके हैं। आपने देखा मीटर काटने के लिए वो लोग आए, उन पर हमला आवर हो गए लोग, और लोग भी क्या करें, दो यूनिट के जो है वो 1500 के करीब जो है वो बिल आ रहा है। ऐसे हालात में आपको लगता है किसी कोई बेहतरी, कोई मतलब उम्मीद की कोई किरण वो नजर आती है कहीं? देखें, इस वक्त आपको करना पड़ेगा एतमाद अवाम के शोर, कलेक्टिव विजडम के ऊपर, और उसका तरीका वही है कि आप इंतखाबात में जाएं। अब ये जो मुतालबा है ना कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों, अब हम ये कह सकते हैं कि जनाब जब ये खुद हुकूमत में थे इन्होंने 2 सूबों में नहीं करवाए, लेकिन प्रिंसिपल और आइनी जो तरीक़ाकार वो यही है कि ये मुकर्ररा वक्त के अंदर हों, खुदारा चीज़ों को मोर एक्सपैंड ना करें। अगर इसी तरीके से पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि इकॉनमी आपकी बेहतर हो सकेगी। इलेक्शंस जो है वो मुमकिन नहीं हो सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी कह चुका है 90 डेज में तो पॉसिबल ही नहीं। देखिए, उसमें अब हमारे सामने जो कुछ मिसालें मौजूद हैं जो हमने देखा है, उसको देख के ऐसे लगता है कि मजीद डिले भी हो सकते हैं। अब 16 माह के दौरान आपने राजा रियाज साहब का जिक्र किया, जिस तरीके से हर आईनी, जितने भी आईनी ओहदे थे जो पार्लियामान के अंदर थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो गया, फिर आपके चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया उसको नहीं माना गया, और जिस तरीके से चीज़ों को चलाया गया, एक तरह से आपने मजाक बना दिया सारे सिस्टम को। क्या ऐसी सूरत हाल से कुछ अच्छी चीज़ बाहर आ सकती है? मेरा नहीं ख्याल। फिर जाते हुए आपने जिस तरीके से कानून साजी की, क्या जो ऑपोजिशन लीडर होता है वो ये कहता है कि मैं हुकूमती टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, क्या ये कोई जेन्युइन ऑपोजिशन लीडर थे? काकर साहब का आज का बयान जो है वो बड़ा तहलका मचा देने वाला था और बड़ा हिला के लोगों को रख दिया। लोगों ने बड़ा कमेंट किया कि बड़ा इंसेंसिटिव रिमार्क था। चाहे काकर साहब लाख बोले कि जी इसको आइसोलेशन में देखा जा रहा है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन ये जब वो कहते हैं कि क्या हो गया कि अगर लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, कितनी अलार्मिंग बात है। मतलब इन हालात में जहां अवाम ऑलरेडी मायूसी का शिकार है, ऐसे में निगरान वजीर आजम कहें कि क्या हो गया कि अगर अवाम देखिए, ये हमारी बदकिस्मती के टोटल डिस्कनेक्ट है। इशराफिया के मसाइल डिस्कस हो रहे, चाहे पीटीआई की क्यादत हो, जनाब चेयरमैन को ये हो गया, दूसरे को ये हो गया, उनकी पटिशन लग गई। दूसरी तरफ जनाब उस शख्सियत ने लंदन से वापस आना है, वो वापस नहीं आएंगे तो इंतखाब नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह रहा कि ये इलेक्शंस होना, ये चीजें होना, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ जो अवाम है उनका फंडामेंटल राइट है। इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ या फिर सिर्फ नवाज शरीफ साहब या किसी और शख्सियत का, ये करोड़ों लोगों का राइट है। तो वो जो इस किस्म का जो उन्होंने बयान दिया, ये शो करता है कि यहाँ पे एलीट कैप्चर है। जो एलीट सही समझती है कि क्या हो गया, क्या ये हो गया कि जनाब आज आपका पड़ोसी जो है वो चांद पे पहुंच गया और हमारे इसी रवा बरस, और हम यही डिबेट कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो सकेंगे नहीं होंगे। और दूसरा देखिए ना अलीना के 4 लाख तो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, आला तालीम याफ्ता, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो इस साल मुल्क छोड़ चुके हैं। तो यही होगा ना कि वो अगले चांद पे पहुंच गए और हमारा यही नहीं फैसला हो पा रहा कि चांद नजर आया या नहीं आया। एब्सोल्युटली। और ऐसे में अतर साहब, इलेक्शंस के इनेकाद से कबल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वो माहौल क्रिएट करना, जिसकी बड़ी एक अहम जिम्मेदारी इवन निगरान हुकूमत में के ऊपर है कि जो एक इंटरिम पीरियड के लिए आते हैं। और काकर साहब ने तो आते के साथ ही उन्होंने ये बात कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंटिन्यूएशन जो है वो मेरी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यही है। आपको लगता है कि यकीनी बना सकेंगे एक फ्री एंड फेयर, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए? देखिए, अभी तक जो हालात हैं उसमें जो कुछ है वो पूरी कौम देख रही, सबके सामने। लेकिन आई होप कि अभी वो आए हैं, अब आपको पता है नई उनको वजारत उज़्मा मिली, अभी तो कितना 2 हफ्ते भी नहीं हुए, तो चीज़ों को देख रहे हैं। हम होप करते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे, और वो जो करवाने आए हैं वो उसमें तवज्जो दें। वो पाकिस्तान के सेवियर्स नहीं हैं, वो कोई यहाँ पे चर्चिल बनने की कोशिश ना करें। आप इंतखाबात करवाने आए हैं। जब ये इनको मुंतखब किया गया था, इनके ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं किया। अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, अच्छा वो लोग के हवाले से ना, उनके हवाले से अच्छा तासुर पाया जाता है। लेकिन दूसरी इसकी साइड ये है कि हो सकता है कि जब ये आए थे तो ये पाकिस्तान के एक गैर मुतनाज़ा आप कह सकते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म थे, लेकिन जब ये जाएं
तो ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। ये पोटेंशियल भी है। अब ये फैसला काकड़ साहब ने खुद करना है कि वो चीज़ों को लेकर आगे किस तरह। राइट, और आखिर में सिर्फ ये कमेंट कर दीजिए, ये जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान के हालात में हमारे पर तबसरा नहीं हो सकता या उस पर बात करना मुनासिब नहीं है, जबकि आपको पता है 16 माह गुज़िश्ता तमाम जो मामलात थे, जो तमाम काबीना भी जो साबिक काबीना थी वो किस तरह से समन की जाती थी लंदन, और सारे फैसले कहाँ होते थे। अच्छा, ये उन्होंने लंदन में किसी सहाफ़ियों से बात करते हुए गुफ्तगू की है। मेरे ख्याल में ठीक ही किया उन्होंने। देखें, वो लंदन गए हुए और उधर एंजॉय करें, इतना अच्छा मौसम है, पाकिस्तान के मसाइल लेके आपने उनका वो कहते ना यार मजा किरकिरा कर दिया, तो मेरे ख्याल में इस सेंस में उन्होंने कहा होगा यार प्लीज। वैसे और आपने जो वो बात की ना डिस्कनेक्ट की, तो वो वाकई में डिस्कनेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश कर देता है। थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।